तो भाई पीसी बिल्डिंग के बादशाह हमारे पास Ryzen 9 7950X और i9 13900K, इनको भिड़वा देते हैं आज। वैसे हमने इन दोनों की सेपरेट पीसी बिल्ड कर रखी है। ऑल AMD पीसी बिल्ड करी थी 7900 XT GPU के साथ और i9 13 जनरेशन की करी थी हमने 4080 के साथ। लेकिन फिर मुझे लगा दोनों प्रोसेसर को साइड बाय साइड भिड़वाने में जो मजा है ना, उसका तो बात ही अलग है। तो अगर आप भी एक फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करने वाले हो, इन दोनों सीपीयूज में कंफ्यूज हो, तो वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा। और पर्सनली मैं कौन सा प्रोसेसर चूज करूंगा वो भी आपको कंक्लूजन में पता लग जाएगा। और ये जो Ryzen 9 7950X है, ये आज की डेट में 60,000 का चल रहा है और जो हमारा i9 3900K है, ये 55,000 का चल रहा है। प्राइसिंग में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, 5,000 का ही फर्क है। और जो इन प्रोसेसर को चूज करने के बारे में सोचेगा उसके लिए 5,000 मैटर नहीं करेंगे। और दोनों सीपीयू की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। जो AMD Ryzen 9 है उसके अंदर 16 कोर्स 32 थ्रेड्स आपको मिलते हैं और i9 3900K के अंदर आपको 24 कोर्स 32 थ्रेड्स मिलते हैं, जहां पे आपको पी कोर ई कोर का सीन मिल जाएगा, 8 पी कोर्स और 16 ई कोर्स। और यहां पे इन दोनों प्रोसेसर की बेस टीडीपी में काफी फर्क है। इंटेल हमारा 125 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है और Ryzen 9 7950X जो है वो हमारा 170 वॉट पावर ड्रॉ करता है। लेकिन जो मैक्स टीडीपी है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। i9 253 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है और Ryzen 9 230 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है। तो अलग अलग यूज के सिनेरियो में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का डिफरेंस आएगा, वो आपको आगे परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और गेमिंग में पता चली जाएगा। यहां पे दोनों प्रोसेसर के ना थोड़े थोड़े प्रोस एंड कॉन्स हैं। जैसे i9 है, इसके अंदर हमारे को DDR4 और DDR5 रैम सपोर्ट दोनों मिलता है, क्योंकि इसके अंदर सॉकेट सेम है। LGA 1700 सॉकेट जो 12th जनरेशन में था वही 13 जनरेशन में रखा है। तो मदरबोर्ड अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हो अगर आपके पास LGA 1700 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है। और यहाँ पे जो AMD है ये Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड है, AM5 सॉकेट के साथ आते हैं और सिर्फ DDR5 रैम सपोर्ट ये करते हैं। तो अगर आप पीसी बिल्ड करोगे तो इसके केस में खर्चा ज्यादा होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी AMD का पीसी बिल्ड रखा है तो वो AM4 सॉकेट पे होगा। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको नया मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे AMD की टेस्ट बेंच के लिए हमने जो मदरबोर्ड यूज किया वो है MSI का Meg X670E Ace और यहीं पे इंटेल के केस में यूज किया हमने MSI का Pro Z790A। और यहाँ पे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमने DDR5 रैम यूज करी है 32GB T-Force की 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और दोनों में PSU हमने सेम रखी है, Corsair की 1000 वॉट की PSU है। और हमारी जो कैबिनेट है यहाँ पे फ्रैक्टल की टॉरेंट कैबिनेट है। और यहाँ पे जो कूलर है वो है फ्रैक्टल का Celsius Plus S36 डायनामिक। तो दोनों केस में कूलिंग सेम होनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस भी पता लग जाए ना कि सेम है। और जो हमारा मेन कंपोनेंट है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, वो हमने दोनों केस में MSI का Supreme X RTX 4080 यूज करा है। अब ये जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है टीम ब्लू और टीम रेड, इनके केस में ना बड़ा एक डाउट रहता है कि अपग्रेड ऑप्शन का क्या सीन है, क्योंकि इस प्रोसेसर के बाद अगली जनरेशन भी आएगी, आपको वो भी लगाना होगा। तो इंटेल के अंदर कोई अपग्रेड ऑप्शन का सीन नहीं है, क्योंकि इनका सॉकेट लास्ट है 13 जनरेशन पे LGA 1700। जब भी 14 जनरेशन आएगी तो ये सॉकेट चेंज कर देंगे, तो आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा उस केस में। और रैम का क्या सीन रहने वाला है वो आगे आगे पता लगेगा। लाइक DDR5 की जगह DDR6 आ जाए तो उसके अंदर DDR5 का सपोर्ट हो या ना हो, तो बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा आपको AMD के साथ। AMD के अंदर अभी नया नया सॉकेट है AM5 सॉकेट और ये अभी आगे लंबा चलने वाला है। तो अगर अगले प्रोसेसर आएंगे और आपको अपग्रेड करने होंगे तो आपको मदरबोर्ड चेंज करने की कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। आप सीधा प्रोसेसर लाओ और घुसेड़ दो अपने मदरबोर्ड में। तो ये तो सारी ऊपर ऊपर की बातचीत होगी। अब जरा बेंचमार्क्स पे नजर मार लो और बेंचमार्क्स का सीधा सा बता दूं, हायर इज बेटर, जिसके नंबर ज्यादा वो सीपीयू बेटर। सबसे पहले Cinebench R23 इंटेल के अंदर 39,700 के आसपास कोर है और Ryzen 9 7950X में 38,000 है। तो 1500 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है। और यहाँ पे सिंगल कोर के मामले में भी i9 ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और यहाँ पे Geekbench 5 के स्कोर है। Geekbench 5 के मामले में इंटेल का मल्टी कोर स्कोर काफी कम आया भाई। और जो Geekbench 5 टेस्ट भी है ना, ये भी हमारा Cinebench R23 की तरह ही है, मतलब डिफरेंट टेस्ट रन करता है बैकग्राउंड में और जितनी जल्दी निपटता है उस हिसाब से स्कोर कैलकुलेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सिंगल कोर के स्कोर्स हैं वो लगभग सेम से ही मिले। उसके बाद हमने ब्लेंडर बेंचमार्क किया सीपीयू पे, ताकि हमारे को सीपीयू की परफॉर्मेंस मिले। वैसे तो ब्लेंडर जीपीयू सेंट्रिक सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे इंटेल का स्कोर कम निकल गया है AMD कंपैरिजन में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट यस थोड़ा सा डिफरेंस तो है। और ये हमारा क्रॉस मार्क का स्कोर है और इसमें ओवरऑल हर चीज के मामले में इंटेल ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। ये डिफरेंट सिनेरियोस टेस्ट करता है, जैसे प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीजें जो होती है ना। और ये वाला जो बेंचमार्क है डेडिकेटेडली सीपीयूज के लिए ही होता है। तो यहाँ पे i9 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अब ये तो नंबरी बातचीत होगी। इन दोनों प्रोसेसर को हमने ढंग से रगड़ा, मतलब हमारे स्टूडियो में हर किसी ने यूज करके देखा है। जैसे 1x प्लेयर वाली वीडियो हमने VFX बनाया था ना आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू, वो हमने इन दोनों पे यूज करके देखा था। हमारे को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों प्रोसेसर ने बिल्कुल इक्वली परफॉर्म किया। 4K वीडियो एडिटिंग आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो मक्खन तरीके से भाई। फ्लैगशिप सीपीयूज है तो टाइमलाइन रेंडर वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के मामले में दोनों प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्म करते हैं। किसी किसी जगह पे AMD थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, किसी किसी जगह पे i9 थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट देखा जाए ओवरऑल अगर कंक्लूजन बताऊं तो दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल इक्वली सेम निकल के आती है। रियल लाइफ में अगर आपको हम i9 और Ryzen 9 के दो पीसी साइड बाय साइड दे देंगे ना, तो आपको 1% भी पता नहीं चलेगा कि किसके अंदर कितनी बेटर परफॉर्मेंस आ रही है, किसके अंदर थोड़ी कम आ रही है। अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क्स दोनों प्रोसेसर में कोई भी हम प्रोडक्टिव टास्क करते हैं ना तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे होंगे। कोई इसमें ज्यादा तो कोई इसमें कम, कोई इसमें ज्यादा तो कोई इसमें कम। तो क्या वो 2-4 मिनट आपके लिए वैल्यू रखते हैं? आप समझदार हो। अब आता सबसे मेन टेस्ट, वो है गेमिंग। हमने 4K में गेमिंग करी है दोनों में, क्योंकि हमने RTX 4080 लगाया और दोनों के अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो बिल्कुल एकदम ना
एकदम चूस लेंगे बिल्कुल पावर दोनों सीपीयू जीपीयू की, और उससे पता लग पाएगा कि कितना एफपीएस में डिफरेंस आ रहा है, कि दोनों में से गेमिंग के लिए बेटर कौन सा है। तो आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, जो हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, और सेटिंग्स हमने रखी है हाई दोनों सिस्टम पे। दिखा मैं एक ही सिस्टम की रहा हूं, और यहाँ पे हाई सेटिंग्स में दोनों के अंदर हमारे को 400 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं। 10 से 20 एफपीएस का फर्क आ रहा है, कभी इंटेल में ज्यादा तो कभी राइजन में ज्यादा, बट वही बात है कि इस पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 400-500 हर्ट्ज वाला मॉनिटर भी तो होना चाहिए ना। बट यहाँ पे अगर आपके पास मैक्सिमम 360 हर्ट्ज वाला मॉनिटर भी होगा, अगर 1080p पे गेम खेलोगे तो 1080p पे आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स ऊपर नीचे लगेंगे। 4K के अंदर ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव हो जाती है ना बात, तो मैक्सिमम अगर 360 हर्ट्ज का मॉनिटर भी होगा तो आप आराम से फ्लैगशिप सीपीयूज के साथ अगर एक आप अच्छा खासा जीपीयू पेयर करोगे तो बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दूसरा हम टेस्ट करें वॉरजोन 2.0, और यहाँ पे हमने सेटिंग्स रखी है एक्सट्रीम पे, और अपस्केलिंग हमने सारे गेम्स में ऑफ रखी है, लाइक जो DLSS FSR वगैरह होता है वो हमने रखा है ऑफ। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों के अंदर हमारे को लगभग सेम ही एफपीएस मिल रहा है। सीन्स जैसे जैसे चेंज होते हैं थोड़े बहुत एफपीएस ऊपर नीचे हो जाते हैं, 5-7-10 कभी इंटेल में ज्यादा तो कभी राइजन में ज्यादा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप रेजोल्यूशन कम करोगे लाइक 1440p या 1080p पे करोगे तो आपको माइनर डिफरेंसेस मिलेंगे, जिसके अंदर इंटेल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। डेफिनेटली इंटेल की सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है ना, बट वही बात है इतने फ्लैगशिप अगर प्रोसेसर लगाने वाले हैं तो ऑब्वियसली 1440p या कम से कम 4K हम तो गेमिंग करेंगे। तो वो चीज अगर मैं कहूं तो वो कंसीडरेबल है भी बेंचमार्क के पर्सपेक्टिव से, बट अगर रियल लाइफ के हिसाब से देखें तो मैं कहूंगा कि इतने काम की नहीं है। उसके बाद फार क्राई 6, और सेटिंग्स ऑब्वियसली अल्ट्रा रखी है हमने यहाँ पे, और कोई अपस्केलिंग का मेथड ऑन नहीं करा हुआ। और फार क्राई में भी देख सकते हो सेम सीन है, क्योंकि बेंचमार्क वाला गेम है ये, और बिल्कुल सेम एफपीएस निकल के आ रहा है, बिल्कुल मतलब एक एक नंबर सेम है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट यहाँ मैं कहूंगा कि 4K में परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम निकल के आएगी। इवन अगर आप 1440p में गेमिंग करोगे तब भी सेम ही परफॉर्मेंस आएगी। उसके बाद फोर्जा होराइजन 5, और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम पे, सब कुछ बिल्कुल हाईएस्ट कर दिया यहाँ पे, और एक्सट्रीम प्रीसेट पे हमारे को लगभग सेम एफपीएस मिल रहे हैं, किसी किसी जगह वही 5-7 एफपीएस का डिफरेंस आ रहा है। 4K में यहाँ पे सेम ही एफपीएस मिलने वाले हैं। एक चीज का थोड़ा ध्यान देना, इंटेल थोड़ी ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है एज कम्पेयर टू AMD, तो AMD हमारा पावर एफिशिएंट भी है। और यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है इंटेल की, वो हमारी कुछ ग्लिच हो गया था, अटक गई थी, तो इंटेल की क्लॉक स्पीड आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2, और यहाँ पे फेवर क्वालिटी सब कुछ मतलब हाईएस्ट पे कर दिया था हमने। और हाँ, परफॉर्मेंस को रियल रखने के लिए हमने DLSS ऑन नहीं करा था, और यहाँ साइड बाय साइड सेम सीन होते हुए और बिल्कुल लगभग सेम एफपीएस 2, 4, 5 ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे एक्चुअल गेमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटेल ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है एज कम्पेयर टू AMD। AMD सॉर्ट ऑफ पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, और AMD के टेम्परेचर्स भी कम है इंटेल की कंपैरिजन में, जबकि हमने सेम कैबिनेट यूज किया है और सेम ही कूलर यूज करा है, तो यहाँ पे AMD इन चीजों में बेटर भी है और परफॉर्मेंस सेम ही निकाल के दे रहे हैं। उसके बाद प्यारा GTA 5, और यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हो, वेरी हाई अल्ट्रा, जो भी सेटिंग्स आपके सामने है, दोनों सिस्टम हमने सेम ही सेटिंग्स रखी थी। और यहाँ GTA 5 में आप देख सकते हो हमारे को सेम ही एफपीएस मिल रहा है, बस सीन का फर्क होता है, जिसके अंदर थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं वहां पे एफपीएस थोड़े कम हो जाएंगे। तो दोनों के अंदर हमारे को 60-70-80 का एवरेज हमारे को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे को सेम परफॉर्मेंस मिल रही है। फिर से कहूंगा कि अगर रेजोल्यूशन चेंज होगा, लाइक अगर हम लोअर रेजोल्यूशन पे खेलेंगे तो जाके इंटेल की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है ड्यू टू बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस, बट फिर वही बात है, महंगी बातचीत, महंगे रेजोल्यूशन, क्या करना 1080p का, वो भी 2023 में। उसके बाद यहाँ पे अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी और सेटिंग्स रखी थी, यहाँ पे हमने अल्ट्रा पे ऑब्वियसली, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे सेम एफपीएस 70 से 80, बार क्या ही बोलना, सेम ही चीज मिलेगी। बट हाँ, इंटेल में हमारे को ज्यादा टेम्परेचर्स मिल रहा है और सीपीयू पावर भी ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, उसके अलावा परफॉर्मेंस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, और यहाँ पे प्रीसेट हमने रखा है वेरी हाई का, और यहाँ पे हमने सीधा का सीधा कॉम्बैट चला के रखा, क्योंकि कॉम्बैट में एलिमेंट्स लगभग सेम हो, तो उससे हम देख सकते हैं कि फेयर कंपैरिजन है। और यहाँ पे दोनों के अंदर सेम से एफपीएस मिल रहे थे, 120, 130, 150 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। रीजन अलग अलग एलिमेंट्स का ही है, तो देखा जाए परफॉर्मेंस सेम है। और यहाँ पे इंटेल 130, 135 वाट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, जहाँ पे AMD आराम से 100 वाट में भी काम चला रहा है, और परफॉर्मेंस लगभग सेम निकल के आ रही है। एंड लास्ट गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक, और ये रखा हमने हाईएस्ट सेटिंग, मतलब बिल्कुल अल्ट्रा पे कर दिया था। DLSS ऑफ करा, उसके बाद तभी ऊपर यहाँ पे कस्टम दिखा रहा है सेटिंग, और DLSS ऑफ पे हमारे को दोनों के अंदर हमारे को 25 से 30 FPS मिल रहे हैं, बिल्कुल रियल टाइम 4K अगर 4080 आप खेलोगे फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ तो आपको 28 से 30 FPS मिलेंगे। बाकी DLSS की क्वालिटी चेंज करोगे, रेजोल्यूशन गिराओगे तो ऑब्वियसली आपको 60, 70, 80 फ्रेम्स मिल जाएंगे। तो भाई ये था इनका गेमिंग टेस्ट, और बेंचमार्क्स के मामले में भी ऊपर नीचे चलता रहता है। इंटेल ओवरऑल थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अगर यहाँ पे मेरे से पूछा जाए कि मैं दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूंगा, तो आई विल गो फॉर AMD। उसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है, AMD के अंदर हमारे को बिल्कुल नया सॉकेट मिल रहा है, और DDR5 रैम का ही सपोर्ट है, तो जो फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करेगा, लाइक अगर मेरे को Ryzen 9 के साथ पीसी बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली मैं DDR4 रैम के लिए नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं Ryzen 9 लगा रहा हूँ 7000 सीरीज का, और बाद में मेरे को 8000 सीरीज पे अपग्रेड करना है, तो डेफिनेटली मेरे को फ्यूचर में कोई अपग्रेड के लिए ज्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम CPU, मदरबोर्ड सेम चल जाएगा, तो ये बेटर ऑप्शन है। i9 के साथ आप इस जनरेशन पे टिक जाओगे, अगली जनरेशन में आपको मदरबोर्ड 100% चेंज करना पड़ेगा, तो फ्यूचर प्रूफिंग मैटर करती है, और परफॉर्मेंस का जितना डिफरेंस है वो रियल लाइफ में मेरे लिए पर्सनली मैटर नहीं करेगा, आपके लिए मैटर करेगा नहीं करेगा वो आप खुद डिसाइड करो। एंड कैसा लगा कंपैरिजन, कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक मार देना, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर हमारी वीडियो में दिखाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडक्ट्स ऐप पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो, और वहां से बाय भी कर सकते हो, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।